ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालु जन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों की प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए। दरस परस जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत मित महिमाति, कही न सकई शारदा विमल। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित पावनी। चारि खानी जग जीव पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन,
कलि कुचाली कुली कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरि हर्षि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरियु पुरुष के तु। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि फल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलभानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी।
ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 संक्रमण से 2,71,697 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,012 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर अब 57.4% है। पिछले 24 घंटों में 2,01,871 लोगों की कोविड-19 संक्रमण पता लगाने के लिए जांच की गई। अब तक देश में 75 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। मुंबई में नगरपालिका प्रशासन को अपने कर्मियों की जांच करने के लिए ICMR की अनुमति मिल गई है। इससे विशेष रूप से कोरोना योद्धाओं में कोविड-19 संक्रमण का शीघ्र पता चल सकेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सहकारी बैंकों को RBI की निगरानी में लाने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने ई-कॉमर्स कंपनियों से भी बिक्री वाले उत्पादों पर उस देश का नाम दर्शाने के लिए कहा है जहां उत्पाद का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। बडगाम में आतंकी साजिश को रोका गया। पुलिस ने 5 आतंकवादियों को हिरासत में लिया है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारत जल्द ही चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने घोषणा की कि इससे यात्रा से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा बढ़ेगी। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु ने जिलों के बीच चलने वाली बस सेवा रोक दी है और जिलों के बीच यात्रा करने के लिए ई-पास जरूरी कर दिया गया है। बेंगलुरु ने संक्रमण वाले 5 क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय आतंकी गुटों के लिए पाकिस्तान सुरक्षित स्थान है। नेपाल सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने 4 जिलों में 36 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत से चीनी नागरिक नेपाली गांवों में रहने के लिए आ गए हैं। ओली सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोविड-19 महामारी के चलते इस साल न्यूयॉर्क और बर्लिन में होने वाली मैराथन दौड़ रद्द कर दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। आइए अब सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है नेपाल को अपने हाल के कर्मों पर दोबारा गौर करने की आवश्यकता है। आलेख राजदूत मंजीव सिंह पुरी का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। भारत के साथ नेपाल का हर दिन का जीवन किसी भी क्षेत्र से कई तरह से जुड़ा हुआ होकर भी असंबंधित है। वास्तव में इस प्रकार के संबंध विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन नेपाल की राजनीति में व्याप्त भारत विरोधी राष्ट्रवाद को उपयोग करने की इच्छा और जटिलताएं हैं। हाल के हफ्तों में इस प्रकार की राजनीति ने भूगोल तथा इतिहास द्वारा जनित समय की कसौटी पर परखे गए भारत नेपाल के संबंधों को एक छोटी सी वजह के लिए एक गंभीर चुनौती के लिए उकसाया है। पिछले सप्ताह नेपाल द्वारा अपने संविधान में संशोधन किए जाने और भारत के संप्रभु क्षेत्रों को मानचित्र के आधार पर अद्यतन को शामिल करने के साथ मामलों में अनियंत्रित गिरावट आई। ये चीनी सीमा के निकट उत्तराखंड में स्थित कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के क्षेत्र हैं, जिनका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। इस मानचित्र की रूपरेखा नेपाल के राष्ट्रीय चिन्ह में है। इसे एक पक्षीय रूप से शामिल किया गया था तथा इसने एक मुद्दे की शुरुआत कर दी है जो स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और इससे हर परिस्थिति में बचा जाना चाहिए था। नेपाल का अपने नागरिकता कानून में संशोधन करने संबंधी समाचार से मामलों के और बिगड़ने की संभावना है।
इस पृष्ठभूमि के अनुसार नेपाल के मौजूदा कानून के अंतर्गत नेपाली नागरिकों से विवाह करने वाली विदेशी महिलाएं विवाह के तुरंत बाद नेपाली नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकती हैं। ये विशेष रूप से भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, जहां सीमा पार के पारिवारिक संबंध एक आम बात है और इस प्रकार की शादियां रोटी बेटी वाले संबंध का आधार हैं, जो भारत नेपाल के लोगों के संबंधों की विशेषता है। संशोधित कानून केवल 7 वर्ष का समय देगा, जिसके बाद विदेशी महिलाएं नेपाली नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर सकती हैं। चूंकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बहुमत में हैं, इसलिए संशोधित कानून का संसद से पारित हो जाने की संभावना है। चाहे किसी भी तरीके से इसे देखा जाए, लेकिन अधिक बढ़ी हुई अवधि भारत तथा नेपाल के बीच जो लोग परिवार के स्तर पर हैं, उनमें संपर्कों की मजबूती को ये कमजोर बनाएगा। नेपाल के दक्षिणी भाग में मधेश के लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे तथा जाहिर सी बात है कि वे इस नए कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये कानून जेंडर निष्पक्षता वाला नहीं है, जो जेंडर समानता सुनिश्चित करने वाले 2015 के नेपाल के नए संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्षेत्र तथा लोगों से लोगों के संपर्कों पर आधारित, विशेषकर पड़ोसियों के बीच के 2 कार्य संबंधों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे भी परंपरागत रूप से नेपाल को भारत का मित्र राष्ट्र कहा जाता है। निश्चित रूप से ये 2 कार्य मित्रता के लिए शुभ नहीं दिखते हैं। नेपाल कोविड-19 के कारण बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इस चुनौती में न केवल चिकित्सा का बोझ शामिल है, बल्कि इसकी नकारात्मक आर्थिक प्रतिक्रिया भी बहुत अधिक होगी। विदेश से नेपाली श्रमिकों के स्वदेश लौटने के कारण बाहर से आने वाले धन में गिरावट आने की संभावना है। पर्यटन क्षेत्र को भी पटरी पर लौटने में वर्षों लग सकते हैं। अच्छे शासन की मांग और कोविड-19 के व्यय पर देश की सरकार की जवाबदेही को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शन से भी देश अस्थिर है। ये सभी परिस्थितियां नेपाली प्रधानमंत्री की स्थिति को अस्थिर बनाती हैं तथा ऐसे में भारत विरोधी राष्ट्रवाद का आश्रय नेपाल के लिए ना ही मददगार होगा और ना ही उपयोगी। वास्तव में दोनों देशों के बीच का विशेष संबंध नेपाली नागरिकों को बिना किसी बाधा के भारत में रहने और काम करने की अनुमति देता है। ये संबंध भूगोल को लाभ और गुंजाइश के लिए उपयोग करने का एक अनोखा अवसर नेपाल को देता है। ये खुशी की बात है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी दोनों देशों के बीच का व्यापार अप्रभावित रहा। भारत ने महत्वपूर्ण औषधियों तथा टेस्टिंग उपकरण की आपूर्ति नेपाल को की। इसके अलावा दोनों देशों ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में अतिरिक्त स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण करने के लिए वित्त मुहैया करवाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त भारत के नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन NHPC तथा नेपाल के जल विद्युत निवेश और विकास निगम लिमिटेड को नेपाल में साझा रूप से जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए एक अन्य सहमति पत्र ने संबंधों को मजबूत बनाया। निकट भविष्य में किए जाने वाले सभी प्रयासों का फोकस बड़े स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचाने, दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने के साथ व्यापार, निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर होना चाहिए। लोगों के स्तर पर भारत नेपाल के संबंध दोनों देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेपाल की राजनीति के खेल को रोककर इसे आगे ले जाया जाना चाहिए। अरे तुम कौन हो तुम? चोर चोर चोर! शोर न मचाइए, मैं चोर नहीं हूँ।
अब मैंने पकड़ लिया तो कह रहे हो कि मैं चोर नहीं हूँ। खबरदार जो हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो हाँ। छोड़ दीजिए मुझे, यकीन मानिए मैं चोर नहीं हूँ। आधी रात के वक्त पाइप के सहारे ऊपर चढ़कर आए हैं आप, और खिड़की में से कूदकर अंदर आए हैं आप, और कह रहे हैं मैं चोर नहीं हूँ। बहुत अच्छे हैं। अगर चोरी करने नहीं आए तो क्या कीर्तन करने आए हो? मेरा मतलब है चोरी मेरा धंधा नहीं है। अच्छा, तो चोरी तुम्हारा प्रोफेशन नहीं है? जी है तो चोरी तुम्हारी हॉबी है। हॉबी जैसे किसी की हॉबी होती है क्रिकेट खेलना, किसी की हॉबी होती है बैडमिंटन खेलना, और किसी की सितार बजाना, वैसे ही तुम्हारी हॉबी आधी रात में घर में घुसकर चोरी करना। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा मतलब है मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है। क्यों नहीं। अरे भाई, ये हर चोर यही कहता है, ये उसका घिसा का डायलॉग है। वो बोलता है जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है, ये मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे, खाने के लिए पैसे नहीं है, पत्नी बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। जी नहीं, सच मानिए मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी कुछ और है। तुम्हारी मजबूरी कुछ और है? तो फिर क्या है तुम्हारी मजबूरी? मुझे भी तो पता चले। नहीं, मैं ये राज आपको नहीं बताऊंगा, ना जाने आप कौन है। अरे घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी प्रोफेशन का हूँ। यानी कि तुम भी चोर हो और तुम भी यहाँ चोरी करने आए हो? हाँ, और मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ। लेकिन पहले तुम बताओ, तुम्हारी क्या मजबूरी है चोरी करने की? भाई तुम तो अपनी लाइन के निकल आए, तुमसे क्या छिपाना है। मैं एक सेकंड हैंड कार खरीदना चाहता हूँ। यानी कि तुम सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो? हाँ, सौदा हो गया है, बयाना भी दे दिया है, लेकिन अब और पैसे नहीं है। तो फिर बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी कागजी कार्रवाई बड़ी लंबी है, गारंटी भी मांगते हैं। और फिर मैंने सोचा कि रात में अगर एक दो घरों में घुसकर माल वाल हाथ लग जाए तो कार जल्दी खरीद लूं। वाह, यानी कि कार खरीदने के लिए चोरी है? ओहो, नो लेंथी प्रोसीजर, नो गारंटी वाला प्रॉब्लम है। अब तुमसे क्या छिपाना भाई, चोरी का तो धंधा अभी मैंने शुरू ही नहीं किया। नहीं किया? क्या मतलब? बस एक कार खरीद लूं, फिर मैं चोरी का धंधा बाकायदा तौर पर शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा। ठाट से कार किसी मकान के बाहर खड़ी की, चोरी का सामान कार में रखा, और फिर वहां से घर रवाना हो गए। वाह, लगता है हमारे देश का भविष्य काफी उज्जवल है। यहाँ चोर भी कारों में चोरियां करने जाएंगे। वंडरफुल है। मेरा तो यही प्रोग्राम है। हाँ, वेरी गुड। यानी कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में जो एक खाई है वो खत्म हो जाएगी। यहाँ सभी छोटे बड़े, अमीर गरीब, भले मानस, चोर उचक के ठाट से कारों में घूमेंगे। ये किसके हंसने की आवाज है? रामू, ओ रामू। जी बीबी जी। अरे बीबी जी के बच्चे, जरा कान लगा के सुन। देखिए तो, दो लोगों के हंसने की आवाज आ रही है। नहीं बीबी जी, मुझे तो नहीं आ रही। और फिर इतनी महंगाई के जमाने में कौन बेवकूफ है जो हंसेगा? तुम तो हर बात पर अपने बाबूजी की तरह बहस करना शुरू कर देते हो। अरे उठकर देखो तो, आधी रात का वक्त है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है हमारे घर में? अरे नहीं बीबी जी, यहाँ कोई चोरी करने नहीं आने वाला। मैं भी तो 2 साल पहले इस घर में चोरी करने आया था। तब से यही एड़ियां रगड़ रहा हूँ और अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। क्या कहा? आप कहो तो मैं बाबूजी को उठा दूं? अरे रहने दो, तुम्हारे बाबूजी आज तक कभी उठे हैं? अरे चोरों ने तो इस घर को अपना ससुराल का घर समझ रखा है। आते हैं, रात भर खाते पीते हैं, और हमारी आंख खुलने से पहले ही रफू चक्कर हो जाते हैं। अब सोने भी दीजिए बीबी जी, बहुत नींद आ रही है। तो सो जाओ तुम। लेकिन मेरी बात आज कान खोल कर सुन लो, अगर चोर हमारे घर में से कुछ भी चुरा कर ले गए तो उसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगी। मंजूर है बीबी जी, आपके मुंह में घी शक्कर।
इसी बहाने मुझे तनख्वाह तो मिल जाएगी। हे भगवान, इस घर में क्या आया हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तनख्वाह होती क्या है। ना जाने जब भी मैं गलती से कहीं तनख्वाह का नाम ले देती हूँ तुम रोना शुरू कर देते हो। खामोश, सो जाओ, चल, मुझे नींद आ रही है। ये कौन है? अरे घर की मालकिन है, और कौन है? ये कहीं फिर तो नहीं जाग जाएगी? अरे नहीं भाई, पिछले 2 घंटे से मैं मालकिन और नौकर के बीच यही नोक-झोंक सुन रहा हूँ। थोड़ी देर बड़बड़ाते हैं, फिर जाकर सो जाते हैं। हाँ। इसका मतलब है यहाँ कोई खतरा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चा। हाँ, इसको अपना ही घर समझो उस्ताद। अच्छा ये बताओ, चोरी के धंधे के बारे में तुम्हारे और क्या-क्या प्लान है? भाई मेरा तो ये प्लान है कि जो काम भी करो ढंग से करो, हाँ, ढंग से करो, इज्जत से करो। मैं चोरी करने के लिए 1 या 3-4 कारें खरीदूंगा। अच्छा, उनके लिए ड्राइवर रखूंगा। वाह, यानी कि शोफर ड्रिवन कारें? हाँ जी, मैं बकायदा एक ऑफिस खोलूंगा। हाँ। उसमें रिसेप्शनिस्ट रखूंगा, अच्छा। अकाउंटेंट रखूंगा, टेलीफोन लगवाऊंगा। वाह। एक बात और, हाँ। मैंने ये भी फैसला किया है कि चोरी से इनकम टैक्स की चोरी बिल्कुल नहीं करूंगा। बकायदा टैक्स रिटर्न भरूंगा और इनकम टैक्स भी दूंगा। वाह यार, वाह। अगर तुम्हारा ऐसा ही प्लान है उस्ताद, तो मुझे भी अपने साथ मिला लो ना। तुम्हारा मतलब है तुम्हें पार्टनर बना लो? हम दोनों का हिस्सा 50-50 का। ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा, अगर कहो तो स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट साइन कर ले। नहीं यार, 2 शरीफ और इज्जतदार चोरों के बीच लिखित एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? बात हो गई तो हो गई। अच्छा, तो हमारी पार्टनरशिप अब ये शुरू हो जाए। देखिए और पूछ अभी से 50-50% पार्टनरशिप शुरू। अच्छा, ये गठरी जो तुमने उठा रखी है, इसमें है क्या? इसमें इस घर में घुसने से पहले मैं एक और घर में घुसा था। अच्छा। वहां से कुछ 30-40 सोने के जेवर, 10-15 हजार नकदी और कुछ चांदी के बर्तन हाथ लगे हैं। अच्छा। कोई मजा नहीं आया। मैंने सोचा यहाँ भी कुछ हाथ मारा जाए, शायद कुछ यहाँ भी मिल जाए। अच्छा, यहाँ की चिंता तुम मत करो भाई। पिछले 2 घंटे से मैं यही कुछ तो कर रहा हूँ। सारा माल बटोर कर इस गठरी में बांध रखा है। ये रही मेरी गठरी, देखो। अरे वाह, तुम्हारी गठरी मेरी गठरी से भारी क्यों? अरे भाई, तो हमारी 50-50 की पार्टनरशिप तो हो ही चुकी है ना। बस, लेकिन अभी इतना वक्त कहाँ है कि हम सारे माल का हिसाब लगाएं और फिर बांटें हैं? हाँ, बहुत देर हो जाएगी। हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं, जो माल तुम चुरा कर लाए हो वो मुझे दे दो, और जो माल मैंने चुराया है वो तुम ले लो। यानी कि हम ये गठरियां आपस में बदल लेते हैं। अरे वाह, क्या तरीका निकाला 50-50 का। लेकिन इसमें तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारी गठरी तो बहुत भारी है। अरे भाई, अब जवान हो गई तो नफा नुकसान नहीं सोचते। ये लो तुम मेरी गठरी, और इधर लाओ अपनी गठरी। ये लो। अब मैं जरा खोलता हूँ। चलो। तुम्हारी गठरी में ये टूटे फूटे बर्तन और फटे पुराने कपड़े और कुछ भी नहीं है? अरे भाई, इस घर में जो कुछ भी था वो सब मैंने बटोर लिया। नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है कि इस घर में जेवर ना हो, नकदी ना हो? ये मैं नहीं मान सकता। कुछ ना कुछ तो होगा ही। मेरी बात पर विश्वास करो, यहाँ और कुछ भी नहीं है। रामू। हाँ बीबी जी। अरे मैं कहती हूँ, हमारे घर में चोर घुसे हुए हैं। मुझे बार-बार आवाजें आ रही हैं। अरे नहीं बीबी जी, ये आपका वहम है। अच्छा, मेरा वहम है। ठीक है, तुम सोए रहो, मैं उधर जाती हूँ। कहाँ है वो डंडा? हाँ, ये रहा। अगर आज कोई चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उसका खून ही पी जाऊंगी। अरे तो खून पीने की धमकी दे रही है? भैया, ये इस औरत की धमकी ही नहीं है, ये बड़ी जालिम है। ये जो कहती है वो कर दिखाती है। वो इधर ही आ रही है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये इतनी जालिम है? अरे भैया, इसने 10 साल पहले एक आदमी को धमकी दी थी कि मैं तुमसे शादी करके छोड़ूंगी। फिर उस आदमी ने बहुत हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया कि मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन इसने एक नहीं सुनी, और इसने उस आदमी से शादी कर ली, और 10 साल से उसका खून पी रही है। बेचारा।
अरे भैया वो सारा महीना मेहनत करके जो तनख्वाह लाता है ना वो 3-4 दिन में ही चौपट कर देती है और उस गरीब को जेब खर्च भी नहीं देती। अच्छा, उस हाँ। बेचारे पे इतना जुल्म हो रहा है? अरे क्या बताऊं तुम्हें, वो बेचारा अब इस घर से सामान चुरा चुरा कर अपना जेब खर्च चला रहा है। ओ, तब तो यहाँ कुछ नहीं बचा होगा। अरे भैया आज ये मुआ चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। हे भगवान, वो आ रही है। मैं कहता हूँ तुम भाग जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी। अरे भैया तुम जाओ। ये तो रोज का रोना है। क्या मतलब? अरे मैं ही तो हूँ इसका बदकिस्मत पति। तुम उसके पति हो? हाँ भैया। अरे भैया सुनो, ये गठरी तो लेते जाओ जो मैंने तुम्हें दी है। ये गठरी भी तुम अपने पास ही रखो। अरे मैं रख लूं। अच्छा तो ये बताओ फिर कब आओगे चोरी करने? अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो फिर यहाँ चोरी करने आऊंगा? अब मैंने जब भी चोरी करनी होगी अपने घर में कर लूंगा, कुछ मिलेगा तो। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।